हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे बैंक रॉबरी के बारे में है जहां चोरों ने भागने का वो अजीबोगरीब तरीका निकाला जिसे बैंक रॉबरी के इतिहास में अब तक का सबसे अनोखा और बेहतरीन तरीका कहा गया है। उन चोरों ने बैंक के अंदर घुसकर बैंक के लोगों को बंदी बनाया और जब पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया तब उन चोरों ने पुलिस के सामने अपनी डिमांड्स रखी और पुलिस उनकी डिमांड्स मान भी गई थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ना वो चोर अपने डिमांड्स किए हुए पैसे लिए और ना ही बैंक के बाहर आए। वो बैंक के अंदर से ही किसी ऐसे रास्ते से फरार हो गए जिसके बारे में ना तो पुलिस और ना ही बैंक के लोगों को पता चला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो चोर बैंक में करने क्या आए थे। वो अपनी डिमांड्स के पैसे लिए बिना ही क्यों भाग गए और आखिर वो कौन सा रास्ता था जिसके जरिए चोर भागने में कामयाब हो गए। इस कहानी को सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1995 को, जब जर्मनी के कैपिटल बर्लिन के एक पुलिस स्टेशन में सुबह 10 बजे वहां का अलार्म बजने लगता है। यह वो अलार्म था जो बैंक में चोरी होने पर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बजाया जाता है। और इसके बजते ही पुलिस फौरन उस बैंक पहुंचकर बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। बैंक पहुंचने के बाद पुलिस को पता चलता है कि चोरों ने कुल 16 लोगों को बंदी बनाया है, जिनमें बैंक के कर्मचारी और कस्टमर्स दोनों शामिल हैं। इन चोरों ने अपने चेहरे मास्क से छुपाए हुए थे और उनके हाथ में मशीन गन, पिस्तल और ग्रेनाइड थी। अब पुलिस के साथ जर्मन स्पेशल फोर्स भी बैंक पहुंच चुकी थी और उन्होंने भी बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही साथ अपने स्नाइपर्स को आसपास की बिल्डिंग्स के छत पर तैनात कर दिए। यह खबर पूरे बर्लिन में इतनी तेजी से फैलने लगी कि अब वहां मीडिया भी पहुंच गई और उन्होंने इस हादसे को न्यूज़ पर चलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से यह खबर पूरे जर्मनी में आग की तरह फैल चुकी थी। बैंक के बाहर का एरिया पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज ने एक डायरेक्ट फोन कनेक्शन बैंक के साथ इस्टेब्लिश किया ताकि वो चोरों से बात कर सकें और उनकी डिमांड जान सके। अभी पुलिस को पहुंचे आधा घंटा ही हुआ था, तभी चोर बैंक के अंदर से एक बंदी को रिहा कर देते हैं और उसके हाथ में एक लेटर था। उस लेटर में यह लिखा था कि उन चोरों को $12 मिलियन चाहिए और साथ ही उसमें एक वार्निंग भी थी कि अगर पुलिस किसी भी तरीके से बैंक में घुसने की कोशिश करती है तो वो सभी बंदियों को गोली मार देंगे। यह पढ़ने के बाद पुलिस फैसला करती है कि वो चोरों से नेगोशिएशन करेगी ताकि वो कुछ पैसे देने से बंदियों को छोड़ दें और इसलिए पुलिस उनसे बात करने की कोशिश करती है। मगर उन चोरों ने सभी फोन लाइंस को पूरे 5 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस के पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और आखिरकार शाम को 6 बजे वो चोर उस बैंक की एक औरत से बर्लिन के रेडियो स्टेशन में कॉल करवाते हैं। उस कॉल पर वो औरत रोते हुए यह कहती है कि उन्हें बचा लिया जाए वरना यह चोर उन्हें मार देंगे। रेडियो स्टेशन में कॉल करवाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि चोर चाहते थे कि लोगों के रोने और मदद की आवाज पूरा शहर सुने, जिससे उन बैंक में बंद बंदियों को लोगों की हमदर्दी मिले और पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज पर जल्द से जल्द चोरों को पैसे देने का प्रेशर बने। और हुआ भी ठीक बिल्कुल ऐसा ही। पूरा शहर उन कैदियों के सपोर्ट में खड़ा हो गया और वहां मिलिट्री लाने की बात भी कहने लगा। मगर पुलिस इन सभी मांगों को नकारते हुए फैसला करती है कि वो बैंक को चारों तरफ से घेर कर खड़े रहेंगे। उधर चोर भी पुलिस से बात करने और उनसे नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं थे और यही सवाल बार बार पुलिस को परेशान कर रहा था कि आखिर वो चोर उनसे डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर रहे हैं। और तभी पुलिस को बैंक के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। पुलिस इस आवाज से बहुत घबरा जाती है और उन्हें यह लगने लगता है कि चोरों ने बैंक में किसी बंदी को गोली मार दी है। और पुलिस यह फैसला करती है कि अब वो अपना ट्रक लेकर बैंक में घुसेंगे। तभी बैंक के अंदर से चोर एक बंदी की कनपट्टी पर बंदूक लगाकर उसे बैंक के गेट के पास लेकर आता है। गेट पर आने के बाद वह चोर पुलिस और मीडिया से चिल्लाकर कहता है कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो एक एक करके सभी बंदियों को गोली मार देंगे। चोरों के इस कदम से पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो इस मामले को सुलझा कर रहेंगे।
और इसीलिए उन्होंने $4 मिलियन, जो कि मांगी हुई रकम का एक तिहाई हिस्सा था, उसे लेकर अपने ऑफिसर को शाम 7 बजे बैंक के अंदर भेज देते हैं। वो ऑफिसर अंदर गया और पैसे देकर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद पुलिस ने उन चोरों से फिर से बात करने की कोशिश की, ताकि अब वो कुछ बैंक में बंदियों को रिहा कर सके, मगर सभी फोन लाइंस अभी भी ब्लॉक थी। अब पुलिस को इंतजार करते हुए 3 घंटे और बीत चुके थे कि तभी एक चोर रात 10 बजे बैंक के अंदर से पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि वो उनके लिए बैंक के सामने एक बस का इंतजाम करे और बची हुई रकम उस बस के अंदर रख दे। पुलिस चोरों की इस शर्त को मान लेती है और एक बस में बाकी पैसे रखकर उस बस को बैंक के सामने लाकर खड़ा कर देती है। साथ ही साथ पुलिस ने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैयार कर रखा था, ताकि पुलिस उन चोरों का बस में पीछा करके उन्हें पकड़ सके। वो चोर दोबारा पुलिस को फोन करते हैं और कहते हैं कि वो रात को 2 बजे बस में बैठकर निकल जाएंगे। अब पुलिस रात 2 बजने का इंतजार करने लगती है और आखिरकार वो टाइम आ जाता है जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। जैसे तैसे रात के 2 बज जाते हैं, मगर बैंक से बाहर कोई नहीं आता। पुलिस अपने पूरे टीम के साथ उन चोरों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी और इस तरह 1.5 घंटा और बीत जाता है। अब रात के बज चुके हैं 3:30 और तभी बैंक के अंदर से पुलिस को एक फिर से कॉल आता है। इस बार कॉल पर चोर नहीं बल्कि बैंक का मैनेजर था। वह पुलिस से कहता है कि सभी चोर नीचे बेसमेंट में गए थे और फिर वहां से वापस नहीं लौटे। यह सुनते ही पुलिस और जर्मन स्पेशल फोर्स अपनी पूरी टीम के साथ बैंक के अंदर जाती है और सबसे पहले वहां बंद कैदियों को छुड़ाकर बैंक के बाहर भेज देती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी भी बंदी को उन्होंने मारा नहीं था और ना ही कोई चोट आई थी। सभी बंदियों को छुड़ाने के बाद स्पेशल फोर्स बैंक के बेसमेंट में पहुंचती है, मगर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता है और फिर उन्हें लगता है कि हो ना हो चोर बैंक के वार्ड के अंदर छुपे होंगे। वो लोग वार्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वार्ड खोलते ही उनके अंदर फ्लैश बम फेंक देते हैं। फ्लैश बम का धुआं हटने के बाद जो नज़ारा स्पेशल फोर्स के सामने था, उसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन सड़क जाती है। वह देखते हैं कि वार्ड के सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुले पड़े हैं और उनके अंदर का सारा कीमती सामान गायब है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर्स में थी। इसका साफ मतलब था कि चोर $4 मिलियन कैश और डिपॉजिट बॉक्स का सारा कीमती सामान लेकर बिना कोई सबूत छोड़े फरार हो चुके थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह चोर भागे कहां से, जबकि उन्होंने पूरे बैंक के कोने कोने को चारों तरफ से घेर रखा था। इस चोरी को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि इसे पूरे जर्मनी का सबसे मास्टरमाइंड रॉबरी कहा जाने लगा और इसे अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड महज एक हॉस्पिटल टेक्नीशियन था, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और इसके बाद उसने कई नौकरियां ढूंढी, मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली और तब जाकर उसने फैसला किया कि वो इस बैंक रॉबरी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम देगा। तो आखिर कौन था यह टेक्नीशियन और कैसे इसने इतनी बड़ी चोरी की प्लानिंग की और कैसे ये लोग चोरी करने के बाद बैंक से भागे, यह अपने आप में एक बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक बात थी। इस मास्टरमाइंड टेक्नीशियन का नाम था खालिद अल-बराजी, जो कि सीरिया का रहने वाला था और सन 1986 में सीरिया छोड़कर जर्मनी आ गया था। जर्मनी आने के बाद उसने एक हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई थी, मगर जो सैलरी उसे जिस काम के लिए मिल रही थी वो खालिद के हिसाब से बहुत कम थी। इस सैलरी से उसका गुजारा तो हो जाता था, लेकिन वो अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था और यही वो टाइम था जब उसके जुर्म के सफ़र की शुरुआत होती है। अब खालिद हॉस्पिटल से दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट चुराना शुरू कर देता है और साथ ही साथ उसने लोगों को ड्रग्स बेचना भी शुरू कर दिया। मगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और सन 1991 से 1993 के बीच उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। जेल में खालिद की मुलाकात आदिल नामक एक शख्स से होती है। आदिल भी चोरी के इल्जाम में जेल की सजा काट रहा था और वहाँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी जेल में वो दोनों एक ऐसी बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं जिसने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया।
जेल से बाहर आने के बाद वो दोनों बर्लिन में बैंक्स की रेकी करनी शुरू कर देते हैं ताकि वो एक सही बैंक को निशाना बनाकर उसमें चोरी का अंजाम दे सके। इसी दौरान खालिद अपने भाई टोनी अलबराजी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। टोनी जो कि एक गैराज चलाता है, लेकिन कमाई बहुत अच्छी ना होने की वजह से वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी उन दोनों को अपने गैराज के पास कॉमर्स बैंक नामक एक बैंक के बारे में बताता है। इसे देखने के बाद वो तीनों फैसला करते हैं कि वो इसी बैंक को लूटेंगे। अब खालिद एक कस्टमर बैंकर उस बैंक में पहुंचता है और वहां के मैनेजर से कहता है कि उसे अपनी कीमती सामान रखने के लिए सेफ डिपॉजिट बॉक्स चाहिए। जिसके बाद मैनेजर उसे बेसमेंट में ले जाकर डिपॉजिट बॉक्स का वॉल्ट दिखाता है। वर्ल्ड के अंदर इतने सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स देखने के बाद खालिद की आंखों में एक चमक आ जाती है। वह यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि इन डिपॉजिट बॉक्स में लाखों डॉलर का कीमती सामान है। अब आदिल और खालिद मिलकर चोरी की प्लानिंग शुरू करते हैं और यह फैसला करते हैं कि वो लोग बैंक में सुरंग के रास्ते से घुसेंगे। मगर उनके सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वह ये था कि वो लोग सुरंग खोदना शुरू कहाँ से करेंगे। तब टोनी उन्हें अपने गैराज के पास एक खाली पड़े गैराज के बारे में बताता है जो बैंक से महज 200 मीटर की दूरी पर था। खालिद उस गैराज के मालिक से मिलता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वह ग्रीस का एक बिजनेसमैन है और उसे अपनी छोटी मोटी मशीनें रखने के लिए खाली जगह चाहिए। जिसके बाद वो लोग गैराज को किराया पर ले लेते हैं। अब उन्हें ज़रूरत थी और लोगों की जो इस पूरे ऑपरेशन में उनका साथ दे सके। तब आदिल दो और लोगों को अपने साथ शामिल कर लेता है जो उसका चोरियों में साथ देते थे। अब उनका 5 लोगों का एक गैंग बन चुका था जो इस चोरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। गैंग बनने के बाद ये पांचों लोग जून 1994 से सुरंग की खुदाई का काम शुरू करते हैं। खुदाई के कामों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला ये कि 2 लोग सुरंग खोदेंगे और उससे निकलने वाली मिट्टी और रेत को सुरंग से बाहर लाकर रखेंगे। दूसरा ये कि 2 लोग लकड़ी और लोहे की रड का इंतजाम करके उसे टनल के सपोर्ट के लिए लगाएंगे ताकि टनल धंसने से बची रहे। और तीसरा यह कि पांचवा आदमी गैराज के बाहर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखेगा ताकि खतरा महसूस होते ही वो अंदर वालों को सिग्नल दे सके। अब वो लोग शिफ्ट बदल बदल कर सुरंग में रोज 12 से 14 घंटे की खुदाई करने लगे और खुदाई करते करते अब 5 महीने बीत चुके थे। मगर अभी भी वो लोग महज 60 से 70 मीटर ही खोद पाए थे। खुदाई में इतना समय लगने का सबसे बड़ा वजह यह था कि खुदाई में निकलने वाली मिट्टी और रेत बाहर रखने के लिए उन्हें पूरी सुरंग को पार करना पड़ता था, जिसकी वजह से खुदाई के दौरान कई बार उनका बाहर आना जाना होता था। खुदाई के 8 महीने बाद उन्हें लगने लगता है कि अब वो बैंक वाट के बहुत करीब हैं। तभी एक दिन सुबह खालिद देखता है कि कुछ वर्कर्स बैंक के बाहर मेंटेनेंस वर्क के लिए सड़क खोद रहे हैं। तो वर्कर्स केबल वायर्स की मरम्मत के लिए खुदाई कर रहे थे जो बिल्कुल उनकी खोदी हुई सुरंग के ठीक ऊपर था। यह देखकर खालिद और उनका गैंग फौरन सुरंग में जाकर लकड़ी और लोहे के सपोर्टिंग रड्स को हटाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि वर्कर्स के खुदाई के दौरान यह सुरंग धंस जाए और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चले। अब खालिद को अपना पूरा प्लान चौपट होता दिखाई दे रहा था और वो फैसला करता है कि वो जब तक खुदाई बंद रखेगा जब तक इन वर्कर्स का काम नहीं हो जाता, जिसमें पूरे 4 महीने लग गए। अब खालिद की गैंग 4 महीने के बाद फिर से खुदाई शुरू करती है और आखिरकार पूरे 14 महीने के बाद वो लोग बैंक वर्ड तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि खालिद चाहता तो डायरेक्ट सुरंग खोद कर ही इन डिपॉजिट बॉक्स को लूट सकता था, मगर उसे डर था कि अलार्म सिस्टम बजने की वजह से वो लोग पकड़े जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें सुरंग से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी खालिद के दिमाग में पुलिस को गुमराह करने का वो जीनियस आइडिया आता है जिसने उसे पूरे जर्मनी का सबसे मशहूर और शातिर चोर बना दिया। 27 जून 1995 की सुबह खालिद अपने भाई टोनी और आदिल के साथ बैंक के अंदर घुसता है। आदिल बेसमेंट में होते हुए बैंक वार्ड के अंदर चला जाता है
और वहाँ की ज़मीन खोदना शुरू कर देता है। ज़मीन में गड्ढा होते ही उनके दो और साथी, जो कि नीचे सुरंग में इंतज़ार कर रहे थे, अपने साथ ड्रिलिंग मशीन और हथौड़ी लेकर बैंक के वार्ड के अंदर आ जाते हैं। इसी दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए खालिद एक बंदी को एक लेटर के साथ रिहा करता है, जिसमें यह लिखा था कि उन्हें $12 मिलियन चाहिए और साथ ही साथ सभी फोन लाइंस को 5 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इन 5 घंटों के दौरान पुलिस बाहर उनके फ़ोन का इंतज़ार करती रहे और उसके गैंग के लोग वार्ड के सभी लॉकर्स को आसानी से खोल सकें। इन सेफ्टी बॉक्स को खोलने पर उसके अंदर सोना, चांदी और कैश के साथ-साथ कीमती सामान था, जिसकी कीमत लगभग $8 मिलियन थी और यह लोग यह लूटा हुआ सामान लेकर उस सुरंग के रास्ते से फरार हो गए, जबकि पुलिस बाहर रात 2 बजे तक उनका इंतज़ार कर रही थी। और इसी दौरान $4 मिलियन कैश जो उन्होंने पुलिस से लिया था और $8 मिलियन जो बैंक के वार्ड से लूटे थे, यह सब लेकर वहाँ से गायब हो गए। उधर पुलिस ने भी जब बैंक वार्ड के अंदर जाकर देखा तो उन्हें जमीन में एक गड्ढा दिखाई दिया और उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि चोर सुरंग के रास्ते से भाग गए हैं और पुलिस भी उस सुरंग के रास्ते गैराज तक पहुंच गई, मगर वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब खालिद और उनका गैंग अपने घर पर पहुंचकर चोरी की खबर न्यूज पर देखते हैं, जिस पर यह बताया जा रहा था कि पुलिस के हाथों चोरों का कोई सुराग नहीं लगा। इस खबर को देखने के बाद खालिद बहुत बेफिक्र हो जाता है और उसे इस बात का बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे और इसलिए वो अपने गैंग के सभी लोगों से कहता है सभी लोग बर्लिन में ही रहें और अपना रोज का काम करते रहें। खालिद का यही ओवर कॉन्फिडेंस और यही गलती उनके पकड़े जाने की वजह बना। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस चोरी को अंजाम देने में जितनी चालाकी बढ़ती गई, इस चोरी से बचने के लिए उतनी ही बेवकूफ़ी से काम लिया गया। अब पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, जिसमें 60 लोगों को शामिल किया जाता है। वह टीम अब हर पहलू को नज़र में रखकर तहकीकात शुरू करती है। सबसे पहले शुरुआत होती है बैंक के वार्ड से, जहां के चप्पे चप्पे को बारीकी से स्कैन किया गया, मगर इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई डीएनए और ना ही कोई सबूत हाथ लगा। तब पुलिस बंदी बनाए हुए लोगों से पूछताछ शुरू करती है। वहां उन्हें यह पता चलता है कि चोरों के बात करने के तरीके में एक अरेबिक एक्सेंट था। अब पुलिस उस गैराज के मालिक से भी पूछताछ शुरू करती है, जिसे खालिद ने रेंट पर लिया था। पूछताछ में वो पुलिस को बताता है कि खालिद ने उसे बताया था कि वो एक ग्रीस का बिजनेसमैन है और इससे ज़्यादा वो खालिद के बारे में कुछ नहीं जानता। इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात अभी चल ही रही थी कि एक दिन पास ही में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्कर पुलिस के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे 3 लोगों को काम करते हुए देखा है, जिसके चेहरे देखने में अरेबिक लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर वहां से कुछ रेत सैंपल के तौर पे उठा लेती है और उसे लैब टेस्ट करने के लिए भेज देती है। लैब रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट की रेत और सुरंग में मिलने वाली रेत एक ही है और यह चोर हो ना हो इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो। अब पुलिस उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के बताए हुए हुलिये के आधार पर उन तीनों का स्केच बनवाती है और उसे टीवी और न्यूज़ चैनल पे पब्लिश कर देती है। स्केच को पब्लिश किए अभी 5 ही दिन हुए थे कि तभी पुलिस के पास एक कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि उसने बैंक के पास के एक गैराज में एक शख्स को काम करते हुए देखा है और उसका चेहरा न्यूज़पेपर में दिए गए स्केच से काफी मिलता जुलता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि टोनी अल बराजी था, जो बैंक के पास ही अपना गैराज चलाता था और खालिद का भाई था। जब पुलिस टोनी के गैराज पर पहुंचकर उससे पूछताछ शुरू करती है, जिसमें टोनी उन्हें बताता है कि ना वो तो इस चोरी के बारे में जानता है और ना ही उसे पता है कि यह चोरी किसने की है। पुलिस को यह बात साफ समझ में आने लगती है कि टोनी झूठ बोल रहा है। तब पुलिस टोनी के फिंगरप्रिंट लेने के लिए उसका गिलास उठा लेती है, जिसमें वो जूस पी रहा था, और साथ ही साथ अपने डेटाबेस में उसका नाम चेक करती है। डेटाबेस से पुलिस को पता चलता है कि टोनी का एक भाई भी है, जिसका नाम खालिद अल बराजी है।
और वो चोरी और ड्रग्स ट्रैफिकिंग की वजह से कई बार जेल की सजा भी काट चुका है। अब पुलिस का शक पूरी तरह टोनी और खालिद पर था, मगर कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वह उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। उधर इन्वेस्टिगेशन टीम आर्मी के साथ मिलकर उस सुरंग को बंद करने में लगी थी और एक आखिरी बार फिर से सुरंग को स्कैन करती है, मगर इस बार इस चोरी से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत उनके हाथ लग जाता है। इस बार उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है जिस पर फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं और यह फिंगरप्रिंट टोनी अल्बराजी के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाता है, जो कि पुलिस ने उसके जूस के ग्लास से लिए थे। अब पुलिस टोनी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू कर देती है। 7 घंटे तक चली इस पूछताछ में पुलिस उसे इतना टॉर्चर करती है कि टोनी आखिर पुलिस के सामने टूट जाता है और इस चोरी और अपने साथियों के बारे में सब कुछ बता देता है। पुलिस फौरन खालिद और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद सभी को 5 से 10 साल की सजा सुनाई जाती है। मगर खालिद मास्टरमाइंड था और मास्टरमाइंड होने की वजह से कोर्ट खालिद को 14 साल की सजा सुनाता है। हालांकि खालिद चाहता तो चोरी के बाद बर्लिन छोड़कर भाग भी सकता था, मगर उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे जर्मनी की सबसे बेहतरीन चोरी करने के बाद भी पकड़वा दिया। पुलिस खालिद के गैंग से बस $4 मिलियन ही बरामद कर पाई और बाकी बचे $8 मिलियन के बारे में सिर्फ खालिद ही जानता था, जिसके बारे में उसने पुलिस के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। खालिद 2010 में जेल से रिहा हो गया, जहां बाहर $8 मिलियन और एक बेहतरीन जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी, जिसका उसने सपना देखा था। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।